यह तीसरा मोर्चा सच या फिर सपना। 14 साल के इतिहास, राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटे तो 4 बार प्रयोग हुए, 4 बार, लेकिन सब फेल हो गए। अब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना असरदार होगा, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ आंकड़ों का जिक्र भी मैं करूंगा, लेकिन 2009 से लेकर अब तक 4 बार ऐसा प्रयास किया गया, प्रयोग हुआ। तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयोग देश में पहले भी हो चुका है और 24 के चुनाव आते आते एक बार फिर से हो रहा है। कभी अखिलेश यादव के पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, वो भी ऐसा प्रयोग करने की कोशिश कर चुके, मगर उनका प्रयोग भी धराशायी हुआ था। कई बार चुनाव के बाद यह प्रयोग फेल हुआ, कई बार चुनाव से पहले ही मोर्चे ने दम तोड़ दिया। अब तीसरा मोर्चा कैसे बन सकता है, यह प्रश्न भी आपके जहन में होगा, और कितना असरदार होगा, क्योंकि अगर यह धरातल पर उतरा तो ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी, दोनों की रणनीति सियासी बिसात पर बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। कैसे, अब वो समझिए। दरअसल 5 दलों को साथ लाने की कोशिश इस वक्त अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कर रहे हैं। 200 सीटों पर सीधे तौर पर मुकाबला, अगर ये सभी एक साथ आ जाते हैं, यानी कि मैं गैर कांग्रेसी विपक्ष की बात कर रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस नया मोर्चा जो बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें कौन कौन हो सकता है? आम आदमी पार्टी एक, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय समिति पर टीएमसी अखिलेश यादव की नजर है। अब एक और महत्वपूर्ण दल, बीजू जनता दल। समाजवादी पार्टी को भी अगर जोड़ दें तो ये वो दल हैं, और हां, जनता दल सेकुलर। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? तृणमूल कांग्रेस का जो दबदबा है, जहां पर 42 सीटें हैं, 42 सीटों पर ममता का दबदबा है सीधे तौर पर। सपा का मैं जिक्र करूं तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव है। अब ये 200 सीटों का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय समिति तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो 17 सीटें यहां पर इनकी पकड़ है। पंजाब और दिल्ली आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर कुल मिलाकर मजबूत होती हुई दिखाई देती है। 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में कौन है? जेडीएस कर्नाटक। यानी कुल मिलाकर यह आंकड़ा पहुंचता है 200 का, लगभग 200 सीटें लोकसभा की। अब पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे यह तीसरा मोर्चा, यह खिचड़ी कभी पक भी पाएगी। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। पश्चिम बंगाल की धरती पर समाजवादी पार्टी का अधिवेशन और 24 के चुनाव से इसका सीधा कनेक्शन को आप अखिलेश यादव के बयानों से समझ सकते हैं। अखिलेश ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। पुराने कांग्रेसी सरकार को भी बीजेपी की जमात में लाकर खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ही बंगाल में दीदी ममता बनर्जी की जीत को पूरे देश के लिए मिसाल बताते हैं। ऐसे में सभी के जहन में कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या कोलकाता में अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जो सियासी खिचड़ी पक रही है, उसकी खुशबू क्या दिल्ली तक महसूस हो रही है? क्या सियासी मुलाकात 24 के लिए लोकसभा चुनाव पर कोई असर दिखाएगी? क्या वाकई में विपक्ष के तौर पर तीसरे मोर्चे की कवायद अखिलेश कर रहे हैं? विपक्ष के लोगों के लिए तो आपके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, और अगर आपके साथ कोई आ जाए तो उसके लिए आपने कोई नई वैक्सीन क्रीम बनाई है।
ये जो बीजेपी की वैक्सीन जो लगवा लेगा उसे न ईडी न सीबीआई न इनकम टैक्स कोई परेशान नहीं करेगा। यूपी और बंगाल के इन दोनों सुरमाओं की मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चाएं तीसरे मोर्चे की हो रही हैं और माना जा रहा है दोनों पार्टियां मिलकर ईडी और सीबीआई के एक्शन के खिलाफ सियासी लड़ाई की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी अगुवाई के लिए सपा सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ देख रहे हैं। 2024 के महारण से पहले राजनीतिक दोस्ती को मजबूत करने की कोशिशों में अखिलेश जुटे हुए हैं। आपको याद दिला दे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था, जिसके बाद यूपी चुनाव में सपा के प्रचार के लिए ममता बनर्जी यूपी आई थी। हालांकि दोनों सियासतदानों की मुलाकात पर टीएमसी के नेता खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन उनके बयान 2024 के गठजोड़ को लेकर बड़े संकेत दे रहे हैं। अब अखिलेश तीसरे मोर्चे के गठन में जुटे हैं, तो भला बीजेपी इस पर कहां शांत रहने वाली थी। मामले में मोर्चा संभालते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि सपा के आधे से ज्यादा नेता उनके संपर्क में हैं और बीजेपी ज्वाइन करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो तीसरा मोर्चा सच या फिर सपना, आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन जो कोशिश कवायद का जिक्र किया जा रहा है, कुछ तस्वीरें भी मुलाकात के दौरान की सामने आई, जिसमें अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं। लेकिन याद कीजिए, इससे पहले लालू के साथ भी एक मुलाकात अखिलेश यादव की हो चुकी है और दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में नजदीकियां दशकों पुरानी है। तो क्या कांग्रेस के लिए भी यह तीसरा मोर्चा नया सिरदर्द बनने जा रहा है? उत्तर प्रदेश की सियासत से अखिलेश की एक कवायद क्या गुल खिलाएगी? अब इसी पर हम सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। पंकज हिंदू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के चेहरे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जनार्दन मिश्रा जी, शुरुआत, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और आपका अनुभव इस नई कवायद को लेकर, इस नए प्रयोग को लेकर क्या संकेत देता है? देखिए, जो इस समय की समीकरण बन रहे हैं उसमें एक बात तो एकदम स्पष्ट हो जाती कि कांग्रेस भाजपा का सामना करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। राहुल गांधी ने कई यात्राएं करी और बड़ी मजबूती से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देश के जो केंद्र में जो है कांग्रेस जो है वो भाजपा का सामना करने में सक्षम नहीं है और इस चीज को विपक्षी नेता समझ रहे हैं और उनकी ताकत भी जाया ना जाए। वो चाहते हैं कि जो वो लोग सब लोग संगठित हो जा रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस में दम नहीं है तो उनके अगुवाई में कैसे चल सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और भी जो विपक्षी नेता है, इनका ये प्रयास है कि एक तीसरा मोर्चा बने जो कहीं न कहीं दूसरे मोर्चे को ही ओवरफीड करे, जो बिल्कुल मतलब उनके ऊपर हम आने की कोशिश करे और भाजपा के टक्कर देने की स्थिति में रहे। तो यही एक प्रयास अखिलेश जी का है। और नहीं जनार्दन जी, ये कोशिश कवायद तो कभी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी किया करते थे, लेकिन कभी धरातल पर उतरी नहीं वो कवायद। यानी ये खिचड़ी पकाने की कोशिश तो हर किसी ने की, लेकिन ये वो बीरबल की खिचड़ी है जो या तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद पक नहीं पाई। आप सही कह रहे हैं तिलक जी, इसमें हर तरह के फ्लेवर मिलाए जाते हैं, हर तरह के प्रदेशों से, हर जगह से मसाले डाले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो डिश तैयार होती है वो तीखी हो जाती है या फिर वो चीजें बन नहीं पाती हैं। तो जब अगर सभी को अपना अपना एक अस्तित्व चाहिए, सभी, केजरीवाल भी बीच में अपने आप को नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब ये पूरी सारे लोग संगठन में बैठते हैं तो इतनी नेतृत्व तो उनका नहीं कोई इतना बढ़िया निकल के आता है जो भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब इस समय दे सके, क्योंकि वो मजबूती से अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे प्रदेश में कहीं जहां भी है मजबूती से खड़े हो रहे हैं। तो यही एक कवायद है और कितनी सफल होगी ये आगे देखने की बात होगी। ठीक, पंकज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? पंकज जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पंकज हिंदू जी, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा।
यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार कोशिश होगी कवायद जो कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्या वो धरातल पर उतर पाएगी? क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी है, तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी है। ये वो धाराएं हैं जो बीजेपी के खिलाफ तो हैं लेकिन कांग्रेस के साथ भी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हासिल हो रहे हैं। तीसरा मोर्चा सच या सपना, सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त पंकज हिंदू जी जुड़ गए हैं और साथ साथ अखिलेश वाजपेयी जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और जनार्दन मिश्रा भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। ब्रेक से पहले जनार्दन जी जो सवाल आपने उठाया उसी सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पंकज जी मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। पंकज जी, ये जो कोशिश कवायद की जा रही है तीसरे मोर्चे की, ये सच है या सपना है? और अगर वाकई में ये सपना सच हो गया तो क्या बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर सकता है क्या? देखिए, मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, बिल्कुल सही है ना। लेकिन आपको इतिहास बता देता हूँ कि कौरव कितने थे, कौरव की सेना कितनी थी और पांडव 5 थे। ठीक है, तो ये कौरव इकट्ठे हो रहे हैं, ये राक्षस इकट्ठे हो रहे हैं, ये गीदड़ इकट्ठे हो रहे हैं, शेर अकेला ही चलता है और अकेला ही चलता रहेगा। अच्छा, कौरव और पांडव, कौरव और पांडव, ये सब कौरव हैं और हम सर अटल जी की सरकार जब बनी थी तब उसमें कितने दल शामिल थे, कुछ अगर आप बता पाए तो? नहीं, देखिए तब कौन कौरव था और कौन पांडव था? नहीं, मेरी बात, राजनीति समय के अनुसार बदलती है। अच्छा, समय के अनुसार। तब कौरव और पांडव नहीं थे? नहीं, बिल्कुल थे तब। हाँ, तो तब क्योंकि ये प्रयोग तो सबसे पहले अटल जी का कामयाब हुआ था ना धरातल पर। अगर मैं गलत हूं तो आप बोलिए कि हाँ गलत बोल रहे हो। नहीं, आप गलत नहीं है जी। लेकिन ये लोग, मैं इसलिए इन्हें कौरव कह रहा हूं, कारण क्या है कि ये लोग केवल और सिर्फ मोदी जी को ये भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नहीं है, ये सब सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए हैं, क्योंकि वो विकास की ओर जा रहे हैं लगातार पूरे राष्ट्र। नहीं, वो तो सत्ता में जो होता है उसी को हराने के लिए आगे बढ़ते हैं ना सब विपक्षी। सुनिए ना, राजनीति यही तो कहती है सर। हाँ, इनका उद्देश्य सिर्फ आदरणीय मोदी जी के लिए है, बाकी के कोई। तो बीजेपी का मतलब क्या मोदी जी नहीं है? आप मुझे ये कह रहे हैं? नहीं, सुनिए। हाँ। मोदी जी हमारे लीडर हैं जी, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल हैं। तो वो उस पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल है सर, है ना। लेकिन हमारी बीजेपी भी उनके साथ जुड़ी हुई है। हाँ सर, बीजेपी के ही चेहरे हैं ना, बीजेपी के चेहरे ना। हाँ, ये बिल्कुल आप मानते हैं ना? नहीं, सुनिए, चेहरे बीजेपी के लिए हाँ। हैं, लेकिन पीएम पूरे देश के लिए है। हाँ बिल्कुल सर, जो पार्टी से चेहरा मिलता है, चेहरे देश का नेतृत्व करते हैं, वो हमारे देश के 150 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं सर। चेहरे तो आपके वही है ना, मैं ये पूछूं। हाँ, बिल्कुल चेहरे वही हैं। हाँ, ये कवायद अगर धरातल पर हुई, आप ये कह रहे हैं कि कामयाब नहीं होगी। ओके, अब एक मिनट, अखिलेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी कैसे हैं आप? तिलक भाई बिल्कुल बढ़िया हूँ, और मुझे लगता है कि नाम गलत चल रहा है, मैं ठीक करवा देता हूं सर। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, ये हमारे मित्र हैं, प्लीज इनका नाम सही करिए। अभिषेक वाजपेयी, मैं माफी चाहूंगा अभिषेक भाई, वो कुछ गलती हो गई थी। अच्छा ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, जो बात पंकज जी कह रहे हैं ये कोशिश कवायद तो पहले भी कई बार हुई, फिर करते रहो। एक मिनट के लिए हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, इनकी आवाज गूंज रही है बहुत ज्यादा। सर मैं ठीक करवा रहा हूं प्लीज। जी। अभिषेक वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कवायद कामयाब नहीं होगी, 4 बार कोशिशें ऐसी हो चुकी हैं, प्रयोग कई बार हुए, कुछ ना हो पाएगा। देखिए तिलक भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मुहिम जो है वो लोकतंत्र को बचाने की, ये मुहिम जो है देश की सुरक्षा में जो चूक हो रही है उसको बचाने के लिए है। ये मुहिम जो है जो देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है उसको बचाने के लिए, ये मुहिम जो है जो देश का भविष्य, हमारे युवा है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भविष्य को बचाने के लिए है। और कहने वाले, जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बहुत बड़ी बातें कही है, वो कुछ भी कह सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं,
मोदी जी को गिराने के लिए। तो मैं उनको बता दूं, चाहे देश में सरकार किसी की भी रहे, उस व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं मोदी जी, ठीक है, तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, लेकिन सरकार में कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। तो हम भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने की ये बात करेंगे, हमें मोदी जी से कोई गुरेज थोड़ी ना है, हमें गुरेज उनकी नीतियों पर है। नहीं अभिषेक भाई मेरी बात तो समझो। ठीक है, जो सत्ता में होता है, जो देश का प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष में बैठा हुआ दल अपनी रणनीति के हिसाब से वो अपनी रणनीति करते हैं, आप अपनी रणनीति बना रहे हैं। मुझे सिर्फ इतनी दिलचस्पी है, मैं कार्यक्रम इसलिए लेकर आया कि ये जो 5 दलों को मिला के आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा प्रयोग करने का प्रयास तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी किया था, तो वो भी तो नहीं कर पाए, और इससे पहले भी कई बार प्रयोग हुए, धरातल पर नहीं उतरे। ये बात तो सब जानते हैं ना। देखिए तिलक भाई, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो किनारा कर चुके हैं, जो कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं, हम उन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, जो देश की जो लोकतंत्र को बचाने के लिए कवायद कर रहे हैं। हम आदरणीय अखिलेश यादव जी उन्हीं चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पे आदरणीय मुलायम सिंह यादव पंकज जी का ऑडियो जगह पे चूक गए थे, तो उस जगह पे आदरणीय अखिलेश यादव जी चूक जाएंगे। हर एक पैटर्न पे, हर एक जगह पे, हर एक बिंदु वाइज देखा जा रहा है, हर एक मुद्दों को देखा जा रहा है। उन मुद्दों के अकॉर्डिंग हम चीजों को लेकर के आगे चल रहे हैं। बारात तो निकाल दी, दूल्हा कौन है ये तो बता दो। वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा तिलक भाई। तो मतलब कांग्रेस के साथ नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए? वो देखिए, स्पष्ट संकेत है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को ऑलरेडी कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ जो लोग नहीं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, हम उन लोगों की, जो हम लोगों की विचारधारा के साथ चल रहे हैं, उन लोगों को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। हाँ, तो नीतीश बाबू को साथ ला पाओगे? क्योंकि लालू जी के साथ तो आप लोगों के पारिवारिक संबंध भी हैं, मतलब अखिलेश यादव जी के। देखिए तिलक भाई, आने वाले 2024 ज्यादा दूर नहीं है, और आने वाले दिनों में आपको पता लग ही जाएगा कौन दूल्हा। नहीं, वो तो पता चल जाएगा सर। दूल्हा, बारात तो निकाल दी, लेकिन दूल्हा कौन है अभी तक यही नहीं पता। खैर, पंकज जी कुछ कहना चाह रहे, फिर जनार्दन जी आपके पास आऊंगा। पंकज जी, सुना आपने? वो ये कह रहे हैं कि जो प्रयास करता है वही सफल होता है। हम प्रयास कर रहे हैं, सफल होंगे, कुछ भी हो हम हरा देंगे इनको। देखिए, अभी इनका प्रयास सामने आया है सभी पार्टी का, जो हमने 3 जगह सरकार बनाई है अभी इनका कोई ये किस उससे बैठे, किस पार्टी के बैठे, मुझे समझ नहीं आया। ये समाजवादी पार्टी से है सर, अखिलेश यादव जी वाले। हाँ, पहले बुआ और क्या नाम है, भतीजा एक हुए। हाँ, फिर चाचा अलग हो गए, फिर चाचा वापिस आ गए। इनको आप क्या कहेंगे? ये अपना जनाधार आदरणीय मुलायम सिंह जी के बाद, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बाद जो इनके पास थोड़ा बहुत जनाधार था, वो भी खत्म हो गया। अब केवल ये गीदड़ इकट्ठे हो रहे हैं। अभिषेक भाई, शेर को मार लो। इन्हें ये नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता। हमारे भाई को शायद पता नहीं है, हमारे भाई को पता नहीं है कि हमारे वोट परसेंटेज दे दिए तो उससे पता चल जाए कि हमारा। अरे एक मिनट सुनिए, और शायद हमारे भाई को ये पता नहीं कि 87 सीटें जो हम हारे हैं वो कितने वोट परसेंट के, कितने वोट मार्जिन से आ रहे हैं। ये भी शायद मुझे लगता है कि इनको एनालिसिस कर लेना चाहिए। अब दूसरी बात, बुआ जी की, और बुआ जी की बात कर रहे थे। अरे आप तो बुआ जी को गोद में बैठा करके रखती है, बुआ जी तो आपकी बी टीम है। इस बात को क्यों नहीं से मानते हैं? माइंड योर लैंग्वेज। ये गोदी वो करे, माइंड योर लैंग्वेज। आप लैंग्वेज सीख, आप माफी मांगिए। मुझे जानकारी है, आप अपना माफी मांगिए जो आपने बोला है, जो एक हेलो एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट पंकज जी, एक सेकंड पंकज जी, एक मिनट पंकज जी। अभिषेक जी थोड़ा संयम और मर्यादा के साथ अपनी बात रख लें। मैं इनसे कहूंगा कि ये आप लोग, एक मिनट पंकज जी, मैं क्लियर कर रहा हूं। पंकज जी, एंकर साहब, आपका नाम क्या, शुभ नाम क्या है? पंकज जी, एक मिनट में अपनी बात रखूं सर आप एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आप मेरे साथ कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुए, इस तरह की चर्चा मैं करता नहीं हूं।
एक मिनट बिल्कुल। अभिषेक वाजपेयी, आप मेरा नेचर जानते हो और मेरे तरीका जानते हैं। प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहां इस मंच पर मत करिए प्लीज। मेरा सवाल इतना था, इन्हें कहिए माफी मांगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड। मेरा सवाल इतना था अभिषेक वाजपेयी, सवाल को ध्यान से समझिएगा। आपने कहा कि हमारे पास ताकत है, हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मान गया मैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप लोगों की तरह मेरे पास राजनीतिक अनुभव इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जितना है उसी हिसाब से एक छोटा सा सवाल है। अब तक के राजनीतिक इतिहास में कागजों पर सबसे बड़ा गठबंधन मायावती और अखिलेश यादव का, ठीक, इससे बड़ा गठबंधन तो नहीं था ना। कागजों पर आपने जमा जोड़ घटा सब कुछ कर लिया, इतने ओबीसी, इतने दलित, इतने एससी एसटी, इतने यादव, इतने मुस्लिम, आपने कहा 75 सीटें जेब में डाल लो। क्या हुआ था कि नहीं? अभिषेक भाई गलत तो नहीं उदाहरण दिया? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए तिलक भाई, आज से आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की पार्टी हुआ करती थी, आज कहां पे पहुंची हुई है, उसने प्रयोग किए, वो कामयाब हुई, चाहे वो झूठ बोल करके कामयाब हुई, चाहे किसी भी प्रकार का षड्यंत्र उसने किया, क्या फिर लोगों को बरगला करके उसको बहुत सारे सपने दिखा करके वो पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन जैसा कि आप बात कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गठबंधन, देखिए गठबंधन जब होता है तो उसमें प्रयोग किए जाते हैं, कभी सफल होता है, कभी असफल होता है। तो हम अपनी हिम्मत नहीं हारने वाले, हम वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो दिलों में आग, तो ग्राफिक्स प्लीज प्ले करिएगा अगर आए होंगे तो। जन के मुद्दों की बात रखते हैं। अभिषेक जी, अभिषेक जी, हेलो, लग रहा है संपर्क, अभिषेक जी आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। पंकज जी, जी मैं एक बात जानना चाह रहा था, वो ये बताइए। कह रहे हैं कि भाई कर रहे हैं, ठीक है, विपक्ष में या प्रयास हर किसी को करना चाहिए, आप भी नहीं करेंगे, करना वो भी चाहिए, करेंगे, बिल्कुल। लेकिन एक हाँ सेकंड जी। पंकज, क्या देखिए प्रभु राम की कृपा से आपकी सत्ता है 2014 से, है ना? जी। 2017 में प्रभु राम की कृपा से यूपी में भी राम राज्य आई गया, है ना, बिल्कुल। आप लोगों के मुताबिक। तो अब क्या देश की जनता को यह बता पाएंगे कि मौजूदा वक्त में आपके पास कितने सहयोगी दल हैं? देखिए, जो हमारे साथ आना चाहेगा आए, उसकी इच्छा है, हम बुलाएंगे किसी को नहीं, किसी को हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, जो आना चाहे वो आए। नहीं, वो आप तो किसी को नहीं बुलाएंगे, वो तो ठीक है आपकी बात, सत्ता की ताकत ही यही होती है सर, है ना? जी, सत्ता की ताकत जिसके पास है वो किसी को बुलाता थोड़ी ना है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके पास जितने सहयोगी दल थे मौजूदा वक्त में कितने हैं? जी देखिए, क्या नाम है, अभी तो मेरे नॉलेज में है नहीं, लेकिन मैं थोड़े बहुत होंगे जो होंगे, फालतू तो हम रखते ही नहीं। अच्छा, फालतू रखते ही नहीं आप? ना, बिना बात के तो हम रखते ही नहीं। अच्छा, फालतू में जैसे आपके साथ मैं ऊपर से आता हूं सर, जैसे आपके साथ अकाली दल था, आपने कहा कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, बस समझ लो कि एक रूह एक जान है, वो आपके साथ चले गए। मैं सर सुन तो लीजिए सर, मैं अभी शुरू किया सर, एक मिनट। आपके साथ वो यूपी में राजभर जी हुआ करते थे, पंकज जी कहां चले गए आप? हाँ, वो भी चले गए। तीसरा उसके बाद नीतीश बाबू, आप कहेंगे कभी यहां कभी वहां, चलिए मान भी गए, लेकिन वो भी चले गए। आपके साथ कभी जो है वो भी हुआ करते थे, क्या नाम है, शिवसेना वाले हैं, बाला साहब ठाकरे, हिंदुत्व का एजेंडा, वो भी अब चले गए। तो आपके साथ बचा कौन सर, मैं ये पूछ रहा हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जंगल में गीदड़ कितने होते हैं, शेर कितने कम होते हैं, लेकिन राजा कौन होता है? शेर जंगल का राजा है, ये इतिहास गवाही है। नहीं, गीदड़ मतलब मैं समझा नहीं, कल तक ये आपके साथ थे तो ये शेर थे। नहीं, आज ये गीदड़ है सब। अच्छा, आपके साथ नहीं रहेंगे तो सारे गीदड़ हैं? नहीं, क्या हुआ पंकज जी? नहीं, मैं समझा नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। नहीं सर, मैं नहीं समझा, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, प्लीज समझाइए। ये लालची भेड़िए हैं। अच्छा, ये भेड़िए भी हैं? भेड़िए हैं, लालची भेड़िए, इन्हें खाने को मिल जाए। अब ये इसलिए एक हुए हैं क्योंकि काफी टाइम से
इन्हें देश को खाने का मौका नहीं मिल रहा। अच्छा, जब ये इसीलिए- आपके साथ होते हैं तब भेड़िए नहीं थे? नहीं, तो हमारे साथ होते तो वो हमारे उसमें चलते हैं। अच्छा, चोर तो- मुसरे भाई आपके साथ होते हैं तो सब ओके होते हैं? हमारे, क्योंकि हम इन्हें बिगड़ने नहीं देते, हम इन्हें खाने नहीं देते देश को। अच्छा अच्छा, इन्हें जाना इसीलिए तो आपके साथ होते हैं तो ये संत होते हैं? नहीं, संत नहीं, मैं संतनी की बात नहीं कहूंगा। हमारी पार्टी ऐसे किसी भी दल को जो देश को खाएगा हम उसे यूज नहीं करते। मैं आपको साबित अच्छा, जो पीडीपी थी वो क्या थी फिर? ढूंढ के ला रहे हैं सर, मैं ढूंढ के नहीं सर, मेरी आदत है सर, मैं गूगल के शरण में जाता ही नहीं हूँ ये। मैं वो वाला हिसाब ही नहीं है सर मेरा। तो छोड़ दिया हमने, जब हमें सही नहीं लगा तो छोड़ दिया मुझे। अच्छा, तो वो आपके साथ आए थे तब क्या थे वो? नहीं, सुनिए, जब आए थे तो उनकी विचारधारा अलग थी। जब वो गए हैं, उनकी विचारधारा जब बदल गई तो वो बाहर चली गई। अब एक बार बताइए। ओके, ठीक, मैं समझ गया सर। ये सरबजीत जी भी जुड़ गए हमारे साथ। सरबजीत जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। नमस्कार। नमस्कार जी। सरबजीत जी, ये कोशिश कवायद अखिलेश यादव, ममता बनर्जी कर रहे हैं और आप लोग भी बहुत घूम रहे हैं, कभी टीएसआर, कभी है ममता दीदी। तो ये नया प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है धरातल पर कामयाब होगी? प्लीज अगर ग्राफिक्स आए हो तो प्ले करिएगा। मैं बोल सकता हूँ तिलक जी? जी सरबजीत जी, अपनी बात रखें। तिलक जी देखिए, कोई और कोई पार्टी क्या कोशिश कर रही है इस विषय में मैं नहीं बोलना चाहूंगा। हमारा गठबंधन जो आज की डेट में है वो 140 करोड़ भारतीयों के साथ है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि हम केसीआर जी से मिले, फलाने से मिले, वो एक औपचारिकता होती है राजनीतिक में। देश के हालात को समझने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए हमारे नेता मिलेंगे और आइंदा कभी कुछ और मुलाकातें भी हो सकती हैं देश की रणनीति बनाने के लिए। लेकिन अभी हमारा गठबंधन जो है, हम स्पष्ट हैं, 140 करोड़ जनता के साथ है। नहीं, 140 करोड़ जनता आप बोलने में अच्छा लगता है सर। अब देखिए, आप गुजरात गए, जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड गए, जमानत जब्त हो गई, हिमाचल गए, जमानत जब्त हो गई, वाराणसी गए, जमानत जब्त हो गई। आपकी जमानत तो जहां जा रहे हैं वहां जब्त हो रही है। आप फायदा बीजेपी को पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं। आप ये नहीं कहते कि हम गए गुजरात में गए, 41 लाख वोट जीते, हम लोग 13% वोट पाए और हम लोग 5 सीटें जीते। ये नहीं कहना चाहते आप? ये नहीं कहना चाहते आप कि हम नेशनल पार्टी बन गए 10 साल के अंदर? आप ये नहीं बताना चाहते कि हम 92 सीट्स के साथ पंजाब में पावर में आए? आप ये नहीं बताना चाहते कि 3 बार हम दिल्ली में पावर में आए? ये नहीं बताना चाहते कि आप एमसीडी में जीते हैं? ये नहीं बताना चाहते कि हम लेकिन मैं ये भी बता देता हूं सर, ये भी तो हकीकत है ना जो मैं आपको बता रहा हूं सर। जहां आप चुनाव, आपकी कृपा से तो बीजेपी गुजरात में बल्ले बल्ले हो गई उसकी। अगर आप ना होते तो फिर कहानी कुछ और होती। अरे तिलक जी, हम ही ने तो उनको लताड़ा, हम ही ने तो जाके उनको दिखाया, दांतों तले चने चबा दिए। अरे आपने क्या दिखाया यार? वक्त देके निकले हो आपने। आप जो कहना चाह रहे हैं, अगर इतना ही था तो हमारा वहां पर आपने क्या चैलेंज किया है? धक्का दे के गुजरात की जनता ने आपको धक्के कौन बोल रहे हैं? तिलक जी, ये कौन बोल रहे हैं बीच में? सर, ये वही है जिनकी आपकी बी टीम कहा जाता है। नहीं, इनको बोलिए जरा, ये सी टीम और डी टीम हमारी बन के रहे। पहले मुझे बोल लेने दें ना। मैंने इनके बीच में दखल अंदाजी की, ना मेरे बीच में दखल अंदाजी की। नहीं, लड़ाई तो सर उन्हीं से आपकी लड़ाई। लेकिन आप कह रहे हो हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको मैं जवाब दूंगा। मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आपसे बहस कर लूंगा। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जब आप गलत बोल रहे हैं तो मैं क्या? जनाब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% सही बोल रहा हूँ। अरे तो आप हमारी मीटिंग हो सकते हैं गुजरात के अंदर, गुजरात की जनता ने आपको निसारा नहीं, हाँ या ना? अरे आपको क्या, आपको तो 2 सीटें दी थी, आपको तो दुत्कार दिया गया था। वो तो देश को बांट के पावर में आ गए किसी तरीके से। जो आपने दिल्ली में किया आप जानते हैं, कैसे एमसीडी में आपने कैसे धोखाधड़ी की, फिर भी आप हारे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ा। अच्छा एक बार बताओ, जहाँ हम हारते वहाँ धोखा नहीं होता? क्या हम जानते तिलक धोखा की आवाज चाहता हूँ, आपकी पार्टी तो ठीक होता है। क्या ये लोग हार जाते वहाँ तो वहाँ धोखा होता है? क्या एक चीज सिर्फ खोखे बांध के पावर में आते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। अगर सरबजीत जी 2 सीटें मिलती हैं। अरे आपने पंजाब की, आपने सुनिए पंजाब की तिलक जी, मैंने एक बात कहना चाहूंगा। तिलक जी, आप आम आदमी पार्टी से बोल रहे हैं ना? ये मैं इन्हें एक बात मैं आम आदमी पार्टी से बोल रहा हूँ सर। जी, मेरी एक बात का बोल रहा हूँ।
तिलक भाई मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन, एक मिनट उनको एक मिनट जल्दी से पंकज, जल्दी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं इनसे। पंजाब में इनकी सरकार बनी, एक बच्चा मूसे वाला 29 साल का लड़का मारा गया क्योंकि इन्होंने सुरक्षा हटाई। एक कांग्रेसी नेता आज भी पंजाब की सुरक्षा लेके उत्तर प्रदेश में घूम रहा है। ये क्या उसने इन्हें पैसे दिए या क्या दिया? मैं ये जानना चाहता हूं। आप एक केस बता रहे हैं, बहुत बड़े तो तीरंदाज बन रहे हैं। यूपी में तो आपके उमेश पाल जी को बाजार मार डाला गया, आज तक आप ढूंढ नहीं पाए। उनका इल्जाम भी देख रहे हैं आप, उनका इल्जाम भी देख रहे हैं। एक कारण बता रहे हैं क्या हुआ मूसे वाला तिलक भाई बच्चे का जवाब दिलवाइए। तिलक भाई इनसे बात का जवाब, आपकी पार्टी क्या कर रही है? आप बात का जवाब दीजिए कि मूसे वाला जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट रुको। आपकी पार्टी को तो सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है। आपकी पार्टी के राज्य में तिलक पार्टी के राज्य में ही किसानों को मार डाला गया। एक सेकंड जनार्दन जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जनार्दन जी ये एक सेकंड एक मिनट अगर मगर किंतु परंतु एक सेकंड क्या वाकई में जनार्दन जी अगर ये कोशिश कवायद में मान भी लूं कि धरातल पर उतर आई, जो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी है, नवीन पटनायक, ये सब मान भी लिया, तो फिर इससे फायदा क्या सीधे तौर पर बीजेपी को नहीं होगा? कांग्रेस के लिए तो खतरे की घंटी है, क्योंकि इन्हीं के सहारे तो वो आगे बढ़ रही है। देखिए तिलक जी, जैसा आपने कहा भी कि मुलायम सिंह जी ने भी ये एक कवायद की थी और बड़ी जोरों से इसको अपने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की प्रयास किया गया था। और मुलायम सिंह जी ने पब्लिकली ये भी बोला कि उनके जो सबसे करीबी थी उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, लालू यादव की तरफ उनका इशारा था। तो ये जो बातें और ये जो संगठन और ये जो अभी गठबंधन की बातें होती हैं, उनका प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस की जो सिचुएशन है पूरी तरह अलग होती है। दूसरी जो जमीनी स्तर पर मैं आपको जो बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक ही विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी ने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया है, उसमें वो रहे, क्योंकि और कोई विपक्ष नहीं दिखता। कांग्रेस का धरातल पर कुछ भी नहीं है, एक भी सीट पर जीतने की स्थिति नहीं है। तो जो जनता है, आम चुनाव में जनता या तो इनको वोट देगी भाजपा को, या फिर मतलब बाइपोलर इलेक्शन यहाँ सामने दिखता है। पंकज जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा सर, आप उनको अपनी बात तो रखने दीजिए, पत्रकार है। मैं आपके पास सर आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त दूंगा सर, एक मिनट। ओके जी जनार्दन जी, उत्तर प्रदेश में जो है एक ये जो बाइपोलर जो स्थिति बन रही है, उसमें अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी को एक, क्योंकि कांग्रेस का वजूद धीरे धीरे करके जो कम हो रहा है, उसका फायदा जो है बीजेपी को मिल रहा है। और आपने सबसे मौजू की बात कही, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस तरह से ये संगठन बन रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होता है। तो ये जनता को जो दो तरीके लोग बन जा रहे हैं, एक तो जो प्रो बीजेपी है या अगेंस्ट बीजेपी है, ये फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को ही पहुंचा रहे हैं। ठीक, पंकज जी पहले जल्दी से आप, फिर मैं अभिषेक भाई आपको वक्त दूंगा। जी पंकज जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? जो बात जनार्दन जी करें, मैं ये कह रहा था, कह रहे 5 उंगलियां घी में आपकी हैं। जी सुनिए, मैं ये कह रहा था कि सपा का हमारे उत्तर प्रदेश से जन आधार बिल्कुल खत्म हो गया है। जब से आज स्वर्गीय आदरणीय सर कितने % वोट मिले थे इस बार सपा को? सर मैं ये तो जानता नहीं कि मैं गिनती रखता नहीं प्लीज, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अखिलेश यादव को अपनी सीट बचाने के लिए बुजुर्ग अपने पिता को लाना पड़ा था। ये लोग इन्हें डिंपल उतारने पर ये जितनी कोशिश कर रहे हैं, ये उतने उत्तर प्रदेश से भाग रहे हैं। और देखिए अभी जब सरकार ये चुनाव होंगे 2024 में, तो इनका धरातल आप देख लीजिएगा, ये खत्म हो जाएंगे जिस प्रकार से कांग्रेस खत्म होने के कगार पे है। अच्छा ओके, एक बात अभिषेक वाजपेयी जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था। चलिए आपने मेरे को वोट % गिनवाए, थोड़ा सा जनार्दन जी की बात को आगे लेकर जा रहा हूं। मायावती जी प्रचार करें ना करें, ग्राउंड जीरो पर जाएं ना जाएं, घर से निकले
ना निकलें, एक ट्वीट ही कर दें। लेकिन यह भी तो हकीकत है, अगर गलत होगा जनार्दन ही टोक देना आप, कि 13 से 18% वोट बैंक आज भी मैडम की जेब में है, बहन जी की। गलत तो नहीं कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है अभिषेक भाई, गलत तो नहीं कहा? आप कितना भी बोलिए ए टीम है, बी टीम है, ये बाहर नहीं निकलते हैं, विरोध नहीं करते बीजेपी का, लेकिन यह भी तो हकीकत है। बहन जी ने अगर बोल दिया तो आज भी उत्तर प्रदेश में 12 से 18% वोट बैंक। तिलक जी, जब मायावती के साथ गठबंधन था तो बहुत खुश थे ये लोग। नहीं, एक सेकंड, अभिषेक जी अपनी बात रख रहे हैं। अच्छा ठीक जी। तिलक भाई देखिए, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन जो भ्रम सब में फैला हुआ है बहन जी के लिए, ठीक है, तो ये भ्रम भी अब की बार खत्म हो जाएगा। क्या भ्रम? नंबर एक बात कि 18-15% वोट परसेंटेज, ये भ्रम नहीं है सर, ये भ्रम नहीं है। मैंने आपको, अगर मैं गलत आंकड़े दे रहा हूं तो जनार्दन जी बताइए सर, मैंने गलत आंकड़े दिए? आंकड़े मैंने नहीं, देखिए तिलक भाई, तिलक भाई की ताकत रखती है प्रदेश में। तिलक भाई, मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप अपने आंकड़े गलत दे रहे हैं। नहीं, अभिषेक भाई कह रहे हैं कि ये भ्रम है, मैं भ्रम वही कह रहा हूं ना, भ्रम कैसे है? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा इस चुनाव के 2024 जैसे ही चुनाव होंगे तो उसमें जो सबको भ्रम है कि इतना परसेंट 18% वोट परसेंटेज का जो शेयर है वो बसपा का है, वो उनकी हक बना हुआ एक तरीके से, आप कह लीजिए कि पूरी उनका पावर उसमें है, ठीक है, वो भी भ्रम लोगों का दूर हो जाएगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, कैसे कर पाएंगे ये मुझे बताइए? आज तक तो कर नहीं पाए ना, मिले मुलायम काशीराम है, नारा तो आप लोगों ने दिया था ना। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब की बार होगा। सर ये आपने बुआ भतीजे मिले थे तब भी कहा था, जब आप राहुल गांधी को साइकिल पर घुमा रहे थे तब भी आपने यही कहा था। नहीं, देखिए तिलक भाई, मैंने इस बात को पहले भी कहा है और वही वापस से कह रहा हूं कि प्रयोग होते हैं राजनीति में, कभी असफलता मिलती है, कभी सफलता मिलती है, और असफलताओं से ही हम सीख करके सफलताओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। और जैसा कि अभी हमारे भाई पंकज जी ने बात कई सारे आरोप लगाए, लालची भेड़िए की बात कही, और तो मैं इनको याद दिला दूं कि 48 लाख रुपए जो कैश मिले वो कौन से भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के यहाँ मिले थे, जैसे इनको बताना चाहिए। इनके माननीय विधायक जी ने आज ही आप सब लोगों ने चलाया और बाकी लोग भी चला रहे हैं, 40 करोड़ रुपए की सड़क बनी, वो किस हिसाब से बनी, उस पर बंटरबाद कैसे हुआ या किसी छुपा हुआ नहीं है। सुन लीजिए पंकज जी अपनी बात, मेयर के ऊपर जो आरोप लगे जमीन हथियाने के लेकर, इनसे जब इनकी किसी भी बात का जवाब जब दूंगा, पहले से इन्होंने एक महिला की बदतमीजी बोली है, उसकी माफी मांग रही आपके चैनल पे। इनके साथ यही होता है, ये एक ही जगह फंस जाते हैं। ये इनसे पूछिए, इनकी पार्टी का राष्ट्रीय गोद में बैठा लो, 1 लाख रुपए आप जैसे ही तुच्छ बोल, कैमरा पकड़ा गया, आप जैसे तुच्छ ही बोल सकते हैं। इनकी मेयर कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगने वाला हूँ। पंकज जी प्लीज इस तरह की भाषा नहीं सर। नहीं, तो फिर क्या, मैं क्या पंकज सर, आप देखिए इतने अनुभवी व्यक्ति है, इस तरह की भाषा नहीं सर। तिलक जी, लेकिन एक महिला, आप इतने अच्छे से अपनी बात को रख रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये जो बात अभिषेक वाजपेयी कह रहे हैं कि ये प्रयोग सफल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपके साथ जो साथी थे वो भी आपके विरोध में खड़े हैं। क्या हो गया? हम उतने मजबूत होते जा रहे हैं। अभी चुनाव हुए, आपने देखा है उसका नतीजा बिल्कुल। भाई पहले कितने स्टेटों में सरकार थी? 5 से 6 स्टेटों में इनके पास से सत्ता हाथ से जा चुकी है, इनको ये भी बताइए। सर उत्तर प्रदेश का मतलब ही देश नहीं है ना सर, एक मिनट रुक जाइए ना, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जनता जनार्दन ने इनको सबक सिखाया, सभी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी को भी, सबको। अभी आपको भी एमसीडी में सबक सिखाया, अभी आपको भी एमसीडी में सबक सिखाया। अरे यार, एमसीडी ले लो, अपनी गोद में लो, एमसीडी को ले लो। अरे एमसीडी को ले लो, पता चलेगा अगले चुनाव में। ठीक है तिलक जी, इनको आपने एमसीडी का चुनाव डिले किया, पार्टी को गुजरात फिर भी आप कैसे कराया? आप किस मुंह से बोल रहे हैं? क्या इनको दिखाया गया? आपको क्या दिखाया गया? ये मानता हूँ आपकी हंसी है, आप हंसते हैं, बहुत अच्छी लगती है। ये खिसियानी बिल्लियां हैं जो खंबा में उतरी। मैं कह दे रहा हूँ, आपकी खिसियाई जो हंसी है बड़ी अच्छी लगती है।
अच्छा एक मिनट, अब बात खत्म करिए सर, कोई दिक्कत नहीं आपको। एमसीडी में क्या कर पाया आप बताइए ना, मुझे भी बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट। आपने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव के लिए आपने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। सर आपका क्या है सर, एक मिनट सर, एक जनार्दन जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा 42 सीटों पर है। मैं अगर आंकड़ों को जोड़ूं, 42 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस अपना दबदबा, चलिए ठीक है, वो कहेंगे कि यहां कोई एंट्री नहीं, किसी की एंट्री नहीं, मैं अकेले चुनाव लड़ूं। समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की। भारतीय राष्ट्रीय समिति तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो 17 सीटें हो जाती हैं। ऐसे ही सरबजीत जी पंजाब और दिल्ली को मिलाकर 20 सीटें हो जाती हैं। और एक अगर मैं जेडीएस को भी गठबंधन में जोड़ लूं, जिसकी कोशिश की जा रही है, तो उसकी भी लगभग 28 सीटें, कुल मिलाकर यह आंकड़ा पहुंच जाता है लगभग 200 के आसपास, अगर आरजेडी और नीतीश बाबू भी साथ आ गए तो क्या ये जो दिखाई दे रहा है पेपर पर वो इतना आसान है? क्योंकि बारात में तो सभी है, दूल्हा कौन है ये पता नहीं। देखिए तिलक जी, निश्चित रूप से ये जो समीकरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है ये एकदम आसान भी नहीं है और संभव भी नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा अखिलेश यादव की 80 सीटें हम ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कितनी सीटों पर कितना उनका प्रदर्शन कितना स्ट्रांग रहेगा ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो निश्चित रूप से, और बाहर के जो और अदर स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश ही एकमात्र स्टेट नहीं है, जो बाहर के स्टेट है वहां पे कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं प्रेजेंस है, और उस प्रेजेंस में जो तीसरा मोर्चा बन रहा है वो तो भाजपा को ही फायदा पहुंचाने वाला है। अच्छा सरबजीत जी, अभी मैं यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करता हूँ। सरबजीत जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक हैं केजरीवाल जी, बन सकते हैं? क्यों नहीं है साहब? मतलब प्रधानमंत्री वही बनेंगे पक्का? सुनिए, पहले तो हमारी तरफ से कोई ऐसी इच्छा जाहिर की नहीं गई है, लेकिन बनने लायक क्यों नहीं है? आज वो आदमी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो शायद देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ओके, अभिषेक भाई सुन लिया आपने, सरबजीत जी बात समझा रहे हैं। मैं एक सेकंड सरबजीत जी, एक मिनट वीर जी रुक जाओ, एक मिनट सबर करो जी। हाँ अभिषेक जी सुन लिया आपने? देखिए वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ही दूल्हे होंगे, आप लोग हैं बारात निकालिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए नहीं मतलब यही कि प्रधानमंत्री तो वही बन सकते हैं ना। कुछ नहीं कहा तिलक भाई, आपने शब्दों को तोड़ मोड़ करके पेश अच्छा मैंने तोड़ दिया, आपके मुंह में बातें डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं मैं सबसे बड़ी अच्छा चीज है कि जब चलिए मैं और जीतने के बाद तब उसके बाद तय होगा कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अच्छा मतलब इस पूरी कवायद में वीपी सिंह ढूंढ लोगे? बिल्कुल, देखिए सबके विचार विमर्श से एकमत होकर के प्रधानमंत्री तय होगा। अच्छा मतलब वीपी सिंह ढूंढ लोगे? अरे देश के भले के लिए किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, किसी भी हद तक देश के भले के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए शराब बेच के पैसा कमा सकते हैं। नहीं एक के साथ एक फ्री वाली बात यहाँ नहीं। एक सेकंड पंकज जी प्लीज। नहीं सरबजीत जी अब कुछ मत बोलेगा आप, मैंने बोल दिया एक के साथ एक फ्री वाली बात नहीं होगी। ये खोखे के साथ खोखा देते हैं फ्री? नहीं खोखा और ये सब चीजें नहीं। क्यों नहीं देते? ये क्यों बोलते हैं? फालतू बीच में क्यों बोलते हैं? ओके नहीं सर गुस्सा मत होइए। बोलने का अधिकार किसने दिया? ये वाली बात नहीं गुस्सा मत बोलिए सर, वो एक के साथ एक फ्री वाली बात बोले थे, मैंने रोक दिया सर उनको। वो आपका दिल्ली वाला मसला है अपना वहां पे, अभी यहाँ मसला राष्ट्र का है। आपने कहा कि केजरीवाल सबसे बेस्ट हैं, जनता चाहती है देश के प्रधानमंत्री वही बने। खैर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अभिषेक भाई आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। पंकज जी आपका भी, सरबजीत जी आपका भी, और जनार्दन जी आपका भी। तो सबका सपना 2024 हो अपना, लेकिन तय कौन करेगा? आप, यानी कि जनता जनार्दन। तीसरा मोर्चा कामयाब होगा नहीं होगा, धरातल पर उतरेगा नहीं उतरेगा, लेकिन कवायद शुरू हुई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।